आप सभी को गुड आफ्टरनून। हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं और वो टॉपिक हम लोग का है संविधान की प्रस्तावना। तो हम लोग आज प्रस्तावना को प्रारंभ करेंगे और पूरे ध्यान आपका चाहेंगे। प्रायः एक क्वेश्चन प्रस्तावना से हो जाता है। हमने अभी तक आपको संविधान क्या है, भाग क्या है, अनुसूची क्या है, अनुच्छेद क्या है, किस प्रकार से संविधान सभा ने उसको बनाया, कैसे भारत में संवैधानिक विकास हुआ, ये सभी पे चर्चा आपको पिछले क्लास में कर चुके थे। अब आपको बिल्कुल टू द पॉइंट सिलेबस क्लियर होगा कि अभी हम प्रस्तावना पे आज डिस्कशन करेंगे और अगले क्लास से हम लोग संविधान के भाग प्रारंभ करेंगे। भाग छोटे हैं, उस दिन 2-3 भाग भी हो जाएंगे, बड़े हैं एक ही भाग में 2-3 क्लास भी चलेंगे, जैसे मौलिक अधिकार वगैरह है। और उसके बाद हम लोग जितने भी आपका है यहाँ से सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे तो पॉलिटी आपका समाप्त होते चला जाएगा। अब इसमें सभी लोग इसमें आपका अभी प्रारंभ करेंगे संविधान की प्रस्तावना, और पूरे ध्यान हमारे साथ दीजिए कि आपको एकदम याद होते चला जाए। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे संविधान की प्रस्तावना। ये संविधान की प्रस्तावना क्या है, कहां से लिया गया, क्या सोर्स रहा, कहां से लिया गया, क्या सोर्स रहा, किस लिए लिया गया, इस चीज को हम लोग सबसे पहले समझेंगे। संविधान के प्रस्तावना को ही हम समझते हैं कि ये हमारे संविधान का उद्देश्य बताता है, इसीलिए उद्देश्य बताने के कारण इसको उद्देशिका भी कहा गया है। उद्देश्य बताने वाला, इसलिए इसको उद्देशिका या प्रस्तावना कहें, दोनों एक ही बात है। यानी हमारे संविधान जो बने हैं, इस संविधान का उद्देश्य क्या है, हमने क्यों इस संविधान को बनाया, किसने हमारे संविधान को बनाया, किसके लिए हमारा संविधान बना, हमारे संविधान का परिचय क्या है, ये सभी चीज अगर सबसे कम शब्दों में कहीं से क्लियर करना है तो वो हमारे संविधान की प्रस्तावना है। ये प्रेम्बल जो हम लोग देखते हैं संविधान की प्रस्तावना, ये सबसे कम शब्दों में हमारे पूरे संविधान की बातों को यहां लाके रखता है। और इसीलिए संविधान के प्रस्तावना या उद्देशिका को ही, जो हमारे संविधान निर्माता में मुख्य सदस्य के.एम. मुंशी, आपको बताए थे कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हमारे संविधान की जन्म कुंडली संविधान की प्रस्तावना है। जन्म कुंडली तक कह दिया। कई हमारे जो पॉलिटी विशेषज्ञ हैं, उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आत्मा करार दिया कि हमारे संविधान का आत्मा जिस तरह के उद्देश्य के लिए बनाया गया है, अगर कोई आत्मा की बात है तो हमारा प्रस्तावना है। पूछा जाएगा संविधान की आत्मा कौन है, संविधान का परिचय पत्र कौन है, संविधान की जन्म कुंडली कौन है, तो ये सभी कंडीशन में ये तीनों का आंसर होगा संविधान की जन्म कुंडली या संविधान का परिचय पत्र या संविधान की आत्मा हमारे संविधान की प्रस्तावना है। प्रस्तावना के बारे में आप सभी लोग बेसिक जानते हो। सबसे पहले हमारे देश में प्रस्तावना का विचार किस देश से आया, किस देश से हमने सोचा कि हमारे यहां भी प्रस्तावना होना चाहिए, किस देश ने सबसे पहले प्रस्तावना को अपनाया, तो आपको नाम समझाए थे संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने संविधान में सबसे पहले विश्व में सर्वप्रथम प्रस्तावना को जोड़ा कि पूरे संविधान का जो सारांश है वो कम शब्दों में सबसे ऊपर होगा, उसको प्रस्तावना कहेंगे। और ये प्रस्तावना का विचार हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से ही आया। ये विश्व का पहला देश है जिसने प्रस्तावना को अपनाया। परंतु हम भारत में इस प्रस्तावना के लिए जो भाषा का प्रयोग किए, आप सभी लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया से भाषा लिया गया है। यानी प्रस्तावना लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, लेकिन अगर कह दे कि प्रस्तावना की भाषा, तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया से इसको लिए हैं। ये दोनों बात हम लोग इसको देख लिए। अब प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ बातों पर हम चर्चा करें और तब प्रस्तावना हम आपके सामने डिटेल करेंगे। देखो, सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो जो कह देते हैं, उनका जो भी फैसला होता है वो भी एक प्रकार का कानून है। संसद से पास हुआ, राष्ट्रपति दस्तखत किए, कानून वैसे भी बनता है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय दिया गया वो भी एक कानून है। कई बार आप देखते हो कि सुप्रीम कोर्ट और इधर हमारे जो विधायिका हैं, ये दोनों में विवाद होते रहते हैं। कई बार लगने लगता है कि सर्वोच्च कौन है, न्यायपालिका या विधायिका, हेड कौन है, सुप्रीम कौन है। ये सब चीज का जवाब हम लोग प्रस्तावना में पाएंगे। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो दो फैसला आपको सबसे इंपॉर्टेंट है जो अक्सर आपसे पूछा जा सकता है, याद रखोगे। एक 1960 का मामला, एक 1973 का मामला। 73 में केशवानंद भारती का जो मामला है वो बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। और इसमें हम लोग जरा ध्यान से समझते हैं, 1960 में बेरूबरी मामला आया और बेरूबरी यूनियन मामले में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का जो प्रस्तावना है, यह प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, हिस्सा नहीं है। और अनुच्छेद 368 से अगर किसी संविधान में संशोधन की जरूरत होती है तो वो संशोधन हम उसके किसी भाग में कर सकते हैं, प्रस्तावना में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1960 में बेरूबरी यूनियन मामले में यह निर्देश दिया गया कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग नहीं है,
और कोई भी विधायिका अपने अनुच्छेद 368 के अधिकार का प्रयोग करके प्रस्तावना में कोई सुधार नहीं कर सकता, कोई शब्द नहीं जोड़ सकता, कोई शब्द हटा नहीं सकता। ये भाग नहीं है। अब इसके बाद 60 से लगातार वही चल रहे थे और इसीलिए किसी ने भी प्रस्तावना में किसी प्रकार के संशोधन का कोई उपाय नहीं सोचा। फिर यही मामले को यही सुप्रीम कोर्ट 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार का कोर्ट चल रहा था और केशवानंद भारती कोर्ट बहुत हाईलाइटेड केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में 13 न्यायाधीश एक साथ बैठे और 13, अब होता है सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच का कोई जजमेंट है, डबल बेंच में जाएगा, ट्रिपल बेंच में जाएगा, यहां 13 जज बैठे हुए हैं केशवानंद भारती और इसीलिए यह जजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। 1973 के डेट भी दिमाग में रहना चाहिए। 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने ही आदेश, जो बेरुबरी मामला है, उसी आदेश को खुद ही उलट दिया और 13 न्यायाधीश ने अपना यह निर्णय सुनाया कि नहीं, प्रस्तावना भी हमारे संविधान का हिस्सा है, भाग है और अनुच्छेद 368 के द्वारा प्रस्तावना में भी कुछ सुधार किया जा सकता है। ये 1973 में देखो डिक्लेयर हो रहा है। इसलिए प्रस्तावना में 73 से पहले कहीं कोई सुधार की चर्चा नहीं होगी। केशवानंद भारती में होगा कि 1973 में डिक्लेयर होगा कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है और अनुच्छेद 368 से उसमें सुधार कर सकते हैं। परंतु इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बता दिया कि आप कोई भी सुधार करोगे लेकिन हमारे संविधान के मूल ढांचा में बदलाव नहीं होना चाहिए। हमारा जो संविधान बेसिक बात, मूल ढांचा, जो बेसिक स्ट्रक्चर कह रहा है, आप उसको नहीं बदल सकते हो। बिना मूल ढांचा में बदलाव किए हुए आपको जो बदलाव करना है कर दीजिए। तो देखिए, बिना मूल ढांचा में बदलाव किए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश 1973 में आ गया कि प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। और जब आपको संविधान संशोधन पढ़ाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट संशोधन इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन। बार बार आपको नाम बोलते हैं 1976, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन समझो, ये लघु संविधान ही है। और 42वें संविधान संशोधन से 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा आज तक सिर्फ जो उनके द्वारा एक बार संशोधन किया गया, अभी तक वही है। इसीलिए आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन किए गए, तो सिर्फ एक बार, 42वें संविधान संशोधन से 1976 में। और इस संशोधन के द्वारा किसी भी शब्द को प्रस्तावना से हटाया नहीं गया, बल्कि इंदिरा गांधी ने प्रस्तावना में कई शब्द को और जोड़ दी। इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में 3 शब्द जोड़ी, एक समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में कौन नहीं था, कौन था, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुए, तो सिर्फ एक बार संशोधन हुए। किस प्रधानमंत्री ने किया, तो इंदिरा गांधी ने किया। कारण लाजमी था, 1966 से इंदिरा गांधी लगातार प्रधानमंत्री 1977 तक रही है। कोई व्यक्ति 66 से लगातार प्रधानमंत्री है, 76 10 साल हो चुका है। 75 में उन्होंने इमरजेंसी भी लगा दिया, चुनाव 76 में था, चुनाव भी कैंसिल करा के 77 में लेके चले गए। इमरजेंसी में बहुत तरह का लोगों को प्रेस भी की और इसी कारण 76 में काफी संशोधन करके जो जहां उचित उनको लगा वो अपने अनुसार से डाल दिए। और इसीलिए हमने आपको बताया कि 77 में चुनाव में इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, मोरारजी देसाई चुनाव जो है जीते, प्रधानमंत्री बने, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, लेकिन 3 साल में ही फिर वो भी खत्म हो गए। 80 से 85 के लिए फिर इंदिरा गांधी चुनी गई, लेकिन 1984 में ही इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती। तो इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया 42वां संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है 1976 का। उसमें एक बार प्रस्तावना में संशोधन करके 3 शब्द नए जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आपसे पूछा जाएगा प्रस्तावना में कौन मौलिक शब्द नहीं है, तो तीनों पहले से नहीं है, बाद में जुड़े हैं। कौन बाद में जुड़ा है, तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, तीनों बात आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग प्रस्तावना की दुनिया में शुरुआत करते हैं। ये तो हमने आपको शुरुआत किया, प्रस्तावना कैसे कैसे कहानी हुआ, सुधार वगैरह का आप समझ गए। जो संविधान का उद्देश्य का हमारा प्रस्तावना है, आपको बताया था कि संविधान सभा के दूसरे बैठक में ही ये जवाहरलाल नेहरू एक लाए थे जिसका नाम आपको बताए थे उद्देश्य प्रस्ताव। और आप सभी को मालूम है कि उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू लाए, वही चीज का झलक हमारे प्रस्तावना में। और उद्देश्य प्रस्ताव तीसरे बैठक, सॉरी दूसरा नहीं, तीसरे बैठक, और आपको याद है 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 के तीसरे बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव हमारे जवाहरलाल नेहरू ने लाया। और उसमें लेकिन ये पारित नहीं हो पाया, क्योंकि सभी की राय थी कि मुस्लिम लीग वगैरह सब लोग रहेंगे तब हम लोग पारित करेंगे। लेकिन आपको पारित वाला हम बताए थे 22 जनवरी 1947 एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था इस बैठक में। ये ऑब्जेक्टिव में आपको समझाए भी थे। और ये जब पारित हो गया तो यही चीज में हम लोग देखें, जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था कि हम समाजवादी हैं। समाजवाद शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। लेकिन अंबेडकर जी ने जब प्रस्तावना बनाया
या जब संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावना जब पारित हुआ उसमें समाजवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने अपने पिता के लिए या उद्देश्य कहे कि उसी टाइप का उद्देश्य रहा और उन्होंने संविधान में संशोधन करते हुए और प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को ऐड किया। यह है क्या, अभी हम डिटेल चर्चा करेंगे क्या उद्देश्य है। तो ये जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से ही प्रस्तावना की झलक मिलना हम लोग को शुरू हो जाता है। और तब अब प्रस्तावना के एक एक शब्द पर आप गौर करें। प्रस्तावना का पहला लाइन आप सभी लोग जानते हैं, हम भारत के लोग। ये पहला लाइन है, हम भारत के लोग, भारत को। अब देखिए प्रस्तावना में तो चूंकि हमने बताया उद्देश्य हम लोग का वहां छिपा हुआ है और उद्देश्य हम लोग का छिपा हुआ है कि हम भारतीय राष्ट्र को कैसा बनाना चाहते हैं, भारतीय नागरिक को कैसा बनाना चाहते हैं। ये उद्देश्य पूरे प्रस्तावना में छिपा है। पूरे जब प्रस्तावना आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हम भारत के लोग, भारत को मतलब यहां पे 2 बार भारत शब्द का प्रयोग है, फिर बीच में भारत का प्रयोग नहीं। एक बार क्वेश्चन भी आ गया कि प्रस्तावना में भारत शब्द का कितने बार प्रयोग किया गया है, तो हम भारत के लोग, भारत को, भारत का 2 बार भारत शब्द का प्रयोग किया गया। अब यहां से एक एक टर्म का हम लोग विश्लेषण चलेंगे। तो पहला नंबर हम लोग देखें, जो शब्द है हम भारत के लोग, ये बहुत बड़ी बात है। संविधान सभा ने संविधान को बनाया, लेकिन संविधान सभा ने लिखा कि हम भारत के लोग, मतलब जो संविधान का जो स्रोत है वो भारत के लोग हैं। जो भारत में सबसे सर्वोच्च है, न्यायपालिका है कि कार्यपालिका है कि विधायिका है, तो सबसे सर्वोच्च भारत के लोग हैं। वी पीपुल ऑफ इंडिया, ये सबसे ऊपर है। यानी विधायिका से ऊपर कोई नहीं होगा जिसको पीपुल चुनेगा। 2 तरह के लोकतंत्र होते हैं, प्रत्यक्ष जहां जनता डायरेक्ट हिस्सा लेते हैं और अप्रत्यक्ष जहां जनता के प्रतिनिधि का शासन होता है। हम लोग प्रतिनिधि चुनते हैं जो वहां पे जो नियम बनाते हैं हम लोग मानते हैं, और भारत में इसीलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और हम लोग देखते हैं चुनने वाले लोग भारत के लोग हैं, इसीलिए भारत के लोग से ऊपर कोई नहीं भारत में है, ये सबसे ऊपर है। इसीलिए विधायिका को सबसे ऊपर कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर भी दिया और विधायिका चाहती है उसमें फिर संशोधन करे, 9वीं अनुसूची में डाले, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगी, ये सबसे ऊपर है। हमारा एक प्रस्तावना करता है हम भारत के लोग, मतलब संविधान का स्रोत भी हम लोग हैं और सबसे ऊपर भी भारतीय जनता है। तो ये भारत के लोग आप समझ पाए होंगे। इसी में जब चलेंगे भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत राष्ट्र को कैसा बनाना चाहते हैं, ये राष्ट्र के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना चाहते हैं अपने राष्ट्र को। बाकी 42वां संविधान संशोधन से यही 1976 में इंदिरा गांधी जोड़ी कि हम समाजवादी बनाना चाहते हैं, हम अपने राष्ट्र को पंथ निरपेक्ष बनाना चाहते हैं। ये 2 शब्द बाद में जुड़ा हुआ है और बाकी पहले से ही है कि हमारा लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, लोकतांत्रिक भी होगा और भारत गणराज्य भी होगा। देखिए पहले तो एक एक शब्द समझेंगे। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। इसका मतलब हमारा जो संविधान है उसमें हम लोग के राष्ट्र को किस प्रकार बनाने की कल्पना की गई है, ये आत्मा में एक झलक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब हम अपने देश को सब पूरा प्रभुत्व संपन्न बनाना चाहते हैं। मतलब किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आंतरिक भी कोई शक्ति हमारे देश को नहीं चला सकती है। हम जिन्हें जिताए हैं वो विधायिका ही संविधान के नियमानुकूल कोई भी नियम बनाएंगे और उसी नियम से जो हम बनाएंगे हमारे देश का शासन होगा। हम सभी तरह से संपूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न होंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे। अगर जोर जबरदस्ती करेगा हम किसी की नहीं सुनेंगे। देखो हमारा राष्ट्र कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। हम किसी के अधीन अब नहीं है, कोई हम लोग पर ये नहीं है कि अपना चलाएगा कि जो हम कहते हैं करो। हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। और समाजवादी और पंथ निरपेक्ष अभी आप बार बार सुन रहे हैं दोनों शब्द। 42वें संविधान संशोधन हम बार बार आपको बता रहे हैं। 75 में इमरजेंसी लगा, 1976 में ये दोनों शब्द जोड़े गए। यहां समाजवाद का मतलब है, हमने बताया था, ईश्वर की तरह शासन, सब बराबर। जैसे हवा सभी के लिए है उसी तरह से समाजवाद का मतलब है सब बराबर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि संपूर्ण जो संसाधन है, इस संसाधन पर राष्ट्र का अधिकार होता है, किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। तो समाजवादी कहने का सेंस है कि भारत के कोई भी संसाधन होगा, उसमें सरकार अगर चाहेगी तो वो किसी को उसका मालिक बना सकती है, लेकिन जिस दिन फिर सरकार चाहेगी वो राष्ट्र का है, सरकार उससे ले सकती है। ये समाजवादी देश होगा। और दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष। इंदिरा गांधी ने जोड़ा कि भारत के किसी राष्ट्र का, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब यह नहीं है कि हम किसी धर्म के विरोधी हैं। हमारा जो दृष्टिकोण होगा सर्वधर्म समभाव का होगा, सब धर्म हमारे लिए एक समान होगा।
हमारे लिए पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष लगभग सुनने में एक शब्द है, लेकिन अलग अलग बातें हैं। पंथ का मतलब मेन धर्म से है। पूजा पाठ वाला जो देख रहे हो वो पंथ कहलाता है, और बाकी जो धर्म देख रहे हो ये तो धर्म हर लोगों का धर्म है। मैं शिक्षक हूं तो मेरा धर्म है, दायित्व है मैं लोगों को पढ़ाऊं। आप विद्यार्थी हैं तो आपका धर्म है कि आप पढ़ें। तो ये धर्म निरपेक्ष अलग शब्द होते हैं, जबकि पंथ निरपेक्ष का सीधा संबंध पूजा पाठ से है। धर्म तो हर व्यक्ति का अपना कुछ ना कुछ धर्म होगा, और धर्म विहीन कभी शासन नहीं हो सकता, और इसीलिए पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया। हाँ, हम इसको सीधा सीधा में धर्म निरपेक्ष कह सकते हैं, लेकिन मौलिक अंतर है। और पंथ निरपेक्ष का मतलब आप सभी लोग समझ गए। हमारे राष्ट्र का या राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं होंगे, हम सभी धर्म को जिसकी जो इच्छा है वो मानने के लिए उसको छोड़ेंगे। वो तो हम लोग मौलिक अधिकार में भी चर्चा करेंगे। और ये पंथ निरपेक्ष का मेन मतलब होगा सर्वधर्म समभाव, सब धर्म को बराबर अधिकार मिलेगा। और इसके बाद ये मूल शब्द है लोकतांत्रिक। भारत के राष्ट्र के उद्देश्य है हम लोग का राष्ट्र लोकतांत्रिक होगा, वयस्क मताधिकार होगा, एक व्यक्ति एक वोट डालेगा और सभी के मत का मूल्य बराबर होगा। ऐसा नहीं कि अमीर है तो उसका 2 वोट में गिनती होगा, सबके मत का मूल्य बराबर है, वयस्क मताधिकार है, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है, तो लोकतांत्रिक है। और गणराज्य का मतलब हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे, राष्ट्रपति, वो निर्वाचित होंगे, वंशानुगत नहीं होंगे। जिस देश में राष्ट्र के अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं उनको गणराज्य कहते हैं। और आपको बताए थे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति हमारे राजेंद्र बाबू चुनाव में खड़ा हुए। सिर्फ एक ही व्यक्ति खड़ा हुए और लोगों ने, संविधान सभा ने उनको चुना। वो राष्ट्रपति जिस दिन निर्वाचित हुए उस दिन हमारा भारत गणराज्य हो गया, हमारे यहाँ गणतंत्र लागू हो गया। और इसीलिए भारत गणराज्य कब बना? जब हमारे राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान लागू हुआ से नहीं मतलब है, राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होंगे गणराज्य होगा। और ये 26 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्राध्यक्ष राजेंद्र बाबू निर्वाचित हुए। यानी हमारा राष्ट्र कैसा होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा और गणराज्य होगा। नागरिकों को क्या क्या हम देना चाहते हैं, नागरिक के उद्देश्य की बात अगर हम करें तो देखिए हमारे संविधान का प्रस्तावना नागरिकों को क्या क्या अधिकार देता है। नागरिक को हम क्या देना चाहते हैं? तो हमारा संविधान का प्रस्तावना कहता है कि हम नागरिकों को न्याय देना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं। हम नागरिकों को स्वतंत्रता देना चाहते हैं, स्वतंत्रता देना चाहते हैं। हम नागरिकों को समानता देना चाहते हैं। बातों पर गौर करना। हमारा प्रस्तावना कहता है कि हम राष्ट्र को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाना चाहते हैं। और हमारे जो देश के निवासी हैं, ये सभी निवासियों को हम न्याय देना चाहते हैं, स्वतंत्रता देना चाहते हैं, समानता देना चाहते हैं। ये नागरिकों के लिए है। कैसा न्याय, कैसा जजमेंट देना चाहते हैं? तो प्रस्तावना में साफ कहता है, पहला सामाजिक शब्द है, सामाजिक न्याय देना चाहते हैं। तब आर्थिक शब्द है, आर्थिक न्याय देना चाहते हैं। और तब राजनीतिक है, राजनीतिक न्याय देना चाहते हैं। ये सीरियल वाइज आपको ध्यान चाहिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देना चाहते हैं मतलब समाज में कोई ऊंच नीच भेदभाव न हो, हमारे समाज के सब लोग बराबर हो, हम सामाजिक न्याय चाहते हैं। आर्थिक न्याय का मतलब पूंजी का एक जगह केंद्रीकरण न हो। जमींदारी प्रथा है तो जमींदारों से जमीन ली जाए, निर्धनों में बांटी जाए। हम आर्थिक न्याय भी चाहते हैं, सब जगह संसाधनों का बराबर वितरण हो। और राजनीतिक न्याय चाहते हैं, कोई व्यक्ति राजनीतिक में हिस्सा ले सकता है, चाहे वो कितना भी गरीब हो, सबको इस समान अवसर मिलना चाहिए। ये नहीं कि गरीब है नहीं खड़ा हो सकता, अमीर है यही खाली होगा। जिसको इच्छा करे, हमारे नागरिक राजनीतिक रूप से न्याय मिलेगा, सब बराबर हो, कोई खड़ा हो सकते हो। यानी हमारा प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कैसा न्याय चाहता है, ये आप समझ गए। ये हमारा प्रस्तावना स्वतंत्रता भी चाहता है। कैसी स्वतंत्रता, कैसी आजादी? तो हमारा प्रस्तावना कहता है कि हम सभी जो नागरिक हैं, इनको अपने विचार का, अपने अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता होना चाहिए। जो चाहिए विचार अपना दे सके। ये नहीं कि सरकार मुर्दाबाद किया तो आप जेल डाल दो। ये उनके विचार की स्वतंत्रता है। ये जरूरी नहीं है कि विचार से, आपके सरकार के विचार से कोई सहमत हो। इसीलिए व्हाट्सएप पर मोदी जी किसी दिन अगर मंदिर का पूजन कर रहे हैं तो कई व्यक्ति विरोध भी कर सकते हैं। वो उनका अपना विचार है, वो उनकी अपनी अभिव्यक्ति है और इसकी स्वतंत्रता है। जिसको जो इच्छा करेगा वो बोलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो इनको कोई विश्वास को हिला नहीं सकता है, किसी के धर्म को कोई बदल नहीं सकता है, किसी के उपासना को कोई नहीं बदल सकता। ये सभी स्वतंत्रता होगा, विचार का, अभिव्यक्ति का, विश्वास का, धर्म का, उपासना का। उपासना पूजा पाठ है और किसी को जल चढ़ाने से ही उसको लगता है कि हमको भगवान मिल रहा है, तो तुम ये नहीं कर सकते हो कि जल क्यों चढ़ा रहे हो पत्थर पर, जाके पहाड़ पे पूजा करो। उसकी उपासना की स्वतंत्रता है। किसी को नमाज पढ़ने से ही सुकून मिलता है, वो पढ़े, उसकी उपासना की स्वतंत्रता है। और हमारा प्रस्तावना कहता है कि हम भारत के नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये सभी की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है समानता। इस समानता की बात हमारा संविधान करता है। कैसा समानता? तो प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता।
किसी भी नौकरी में कहीं भी अवसर की समानता होगी। कोई जाति विशेषता को यह नहीं होगा कि इनका अवसर होगा। किसी भी पोस्ट पर प्रतिष्ठा इज्जत की भी समानता होगी। तो प्रतिष्ठा और जो अवसर देख रहे हो, इसके समानता की बात हमारे प्रस्तावना में कहा गया है। और इसके बाद हम लोग इसमें सभी एक ही चीज कहे हैं, जब नागरिक और राष्ट्र सब हम लोग सबको उद्देश्य बता दिए, तो अब हमारा प्रस्तावना कहता है कि अब हम राष्ट्र की एकता बनाए रखेंगे, आपस में भाईचारा रखेंगे। और इसी को इंदिरा गांधी एक शब्द 42वें संविधान संशोधन से 1976 में जोड़ी, एकता के बाद अखंडता, कि हम अपने देश को अखंड टुकड़े होने नहीं देंगे। देश नहीं बटेगा, हमारा देश अखंड भारत है। ये अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन से 1976 में जोड़ दिया गया। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए हम अपने बंधुता के साथ व्यवहार करेंगे। हम बंधु माने आपस के लोग भाईचारा के साथ रहेंगे, ऐसा भाईचारा जिसमें हमारे देश की एकता और अखंडता कायम रहे। ये नहीं कि फिर से एक और खालिस्तान बांट दो, मुस्लिमों का अलग एक देश बांट दो। हमारा देश में हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बंधु जैसा रहेंगे, भाई जैसा रहेंगे, ऐसा भाई जिसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता कायम रहे। ये देखो, तीन शब्द, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये भाईचारा शब्द तीनों फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए। फ्रांस की क्रांति का स्लोगन था समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, और वहीं से ये तीनों शब्द लिए गए। तो अब इन सभी के साथ हमारे संविधान सभा ने कहा कि अब इन सभी चीजों के साथ अगर हमारे नागरिक और देश के लोग सब इन चीजों को समझ रहे हैं, तो हम आज 26 नवंबर 1949, कभी कभी प्रस्तावना की तिथि भी पूछता है और बच्चे 26 जनवरी 1950 करते हैं। प्रस्तावना में साफ लिखा है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा कह रहा है कि हम इस संविधान के प्रस्तावना को अंगीकृत करते हैं, अंगीकृत के साथ अधिनियमित करते हैं और अधिनियमित के साथ आत्मर्पित करते हैं। आत्मर्पित करते हैं। आप सभी लोग समझ रहे होंगे अंगीकृत का मतलब क्या होता है। हम इसे स्वीकार करते हैं, हम इतनी बात बताए इतना स्वीकार करते हैं। अधिनियमित का मतलब इसे आज से लागू करते हैं, और आत्मर्पित का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे आत्मा से समर्पित करते हैं, आपको सौंपते हैं। समर्पित का मतलब सौंप रहे हैं। अब एक बार सुनोगे तो प्रस्तावना आप सभी को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब प्रस्तावना के जितने भी शब्द थे मैंने सभी को वर्णन किया, उम्मीद है कि सबका क्लियर हो जाएगा। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए नागरिकों को अब यहां से लिखा हुआ है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता के साथ राष्ट्र के एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए हम आपसी भाईचारे और बंधुता के साथ रहेंगे। और ये संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करती है। तो इसमें आपको जो भी प्रश्न अब रहेंगे, अब आपको मजा आ जाएगा। प्रस्तावना से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब तो टेस्ट में आप खुद देखोगे कि सर बहुत बढ़िया लगा, प्रस्तावना एकदम बना दिए। एक बार इस प्रश्न तो सभी का स्टेप क्लियर हो जाएगा। कई बच्चे को लग रहा था कि क्या क्या है, तो प्रस्तावना को ही हम लोग उद्देशिका कहते हैं। इसमें आप साथ पढ़ेंगे कि एकदम शुरुआत में देखिए प्रस्तावना में क्या लिखा है, तो आपको लाइन क्लियर होगा। यही चीज हमने पढ़ाया। हम भारत के लोग, भारत को, भारत शब्द 2 बार आया, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को, अब नागरिकों की चर्चा है, कैसा न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। यही हमने कहा था कि आगे पीछे भी नहीं, सामाजिक पहले, फिर आर्थिक, फिर राजनीतिक, फिर कैसी स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, कैसी समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति में गरिमा और राष्ट्र की एकता, एक मूल शब्द है अखंडता, ये 42वें संविधान संशोधन से जुड़ा है, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए यही समानता, स्वतंत्रता और बंधुता ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949, ये डेट तुमसे पूछा जाएगा, 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। एक प्रस्तावना था और आप आज पूरा बढ़िया से प्रस्तावना सुन लिए। अब प्रस्तावना से क्वेश्चन बनाने में मजा आ जाएगा। लगेगा कि सर प्रस्तावना तो चटनी था, एकदम उड़ गया, कोई भाग हमें नहीं पड़ा। अब संविधान के भाग शुरू होंगे और अगला क्लास से अब धीरे धीरे आप करीब पहुंचते चले जाओगे। 12 क्लासेस लगभग और लेंगे, 12 क्लास में पॉलिटी, 12-13 क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद पॉलिटी से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं रुकेगा, आराम से पॉलिटी पूरा का पूरा बना लो। तो आज का क्लास यहीं तक, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा समझ में आया हो। वही भाग जब